हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आ चुके हैं अब अपने चैप्टर 2 के पार्ट 2 पर। राइट। ये क्या है? चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। आई होप आपने फर्स्ट क्लास ले ली होगी। इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सारा मज़ा भी आया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गेन की हमने। और आज हम देखते हैं, ओशियंस हमने पढ़ लिया था कंप्लीट। और आज हम आएंगे अपने कॉन्टिनेंट्स वाले टॉपिक पर। ठीक है। तो आज हम कॉन्टिनेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए आते हैं। तो एक पहले क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके नाम जानने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे पांचों ओशियन के नाम सीरीज में बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा हमने किसके बारे में पढ़ा था? पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर हमारा क्या साउदर्न या फिर अंटार्कटिका ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। क्लियर है? तो आज हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में और उनके नाम के बारे में जानेंगे, और जो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे लाइफ ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पर लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है इतना? और हमारी लाइफ भी इंक्लूड है उसमें। और फिर हमने इसमें जाना था कि ये ब्लू कलर क्या बता रहा है? वाटर। ब्राउन कलर आपको लैंड। और जो वाइट कलर है वो क्लाउड्स को बता रहा है। फिर इसके बाद हमने जाना था कि 3/4 हमारे क्या है, जो अर्थ है वो वाटर से कवर है। और आपका जो 1/4 है, जो ब्राउन कलर है, वो 1/4 किससे कवर है? आपका लैंड से कवर है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अर्थ का एक एक्स्ट्रा नाम भी जाना था, जिसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। और फिर हमने थोड़ी सी कॉन्टिनेंट के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ली थी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी पढ़ी थी हमने, कि ये क्या है, नेवी का एम्बलम है, जिसका मोटो क्या था? साम नो वरुणा। जिसका मतलब क्या होता है? बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। फिर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। फिर उसके बाद हमने ओशियन लाइफ जानी थी, फिर फ्रेश वाटर के सोर्सेज पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने 5 ओशियंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना था, और ये पांचों नाम हम रिवाइज कर चुके हैं। फिर हमने इसे अपने वर्ल्ड मैप में भी देखा कि कौन सा ओशियन हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। ये रहा आपका आर्कटिक ओशियन। फिर हमने ओशियन और उसके कुछ डिजास्टर्स के बारे में जाना था। स्ट्रोम, साइक्लोन, सुनामी इज वन ऑफ देम। फिर हमने एक सुनामी, कुछ एग्जांपल्स भी तो होने चाहिए ना हमारे पास। 2004 में जो सुनामी आया था, कहाँ आया था? इंडोनेशिया में। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से आया था। इसके बारे में पढ़ा था। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स। वी में लिस्ट। आप देखो कॉन्टिनेंट्स ना, आप ना अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 से 7 के बीच में काउंट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं वो इन पॉइंट्स में जानेंगे। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, और ओरिजिनली अगर आपको याद रखने हैं तो ये 7 जरूर याद रखिएगा, 4 नहीं, 7 जरूर याद रखिएगा। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका। ये देख रहे हैं ना आप, एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है, एक ही लैंड मास है, तो इसे सिंगल कॉन्टिनेंट भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इसे सिंगल कॉन्टिनेंट भी काउंट किया जा सकता है, और हम वैसे दो कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं इन दोनों को अलग अलग। नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग, पर मैंने अभी बताया एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे सिंगल भी काउंट किया जा सकता है। यूरोप और एशिया जनरली कंसीडर टू कॉन्टिनेंट। अब यूरोप और एशिया को भी दो कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये क्या है? सिंगल लैंड मास है। फिर से देखते हैं, आपका ये वाला पार्ट रहा यूरोप और ये रहा एशिया, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंगल लैंड मास है, तो इसे भी एक सिंगल कॉन्टिनेंट माना जा सकता है। तो एक सिंगल ये, एक सिंगल ये क्या है? दो अलग अलग हैं ओरिजिनली, ये भी दो अलग अलग हैं। तो 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर हमने दो बना दिए। इन दोनों को मिलाकर एक बनाया, इन दोनों को मिलाकर एक अलग बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, यूरोप इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम एशिया, which is why they can be seen as two continents। अब क्या है, अगर हम इतिहास में देखते हैं, तो कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से इन्हें अलग अलग कॉन्टिनेंट काउंट किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। जियोलॉजिस्ट हाउएवर ऑफन रिगार्ड देम एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया। अब यहाँ पर देखेंगे जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन्हें सिंगल कॉन्टिनेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और क्या बोलते हैं इसे? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया मिलाकर क्या बना दिया?
इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, यूरेशिया बना दिया। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, क्या बना दिया, यूरेशिया। फिर अफ्रीका और यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज इट वन। अब आप देख पा रहे होंगे कि अफ्रीका, ये दोनों मिला के इससे तो यूरेशिया बना दिया, लेकिन यूरेशिया प्लस अफ्रीका मिलकर भी तो एक कॉन्टिनेंट बन सकता है। तो आपका एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ऐसे चार कॉन्टिनेंट बन जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे काउंट किया जाता है। तो आपके अब यहाँ पर समरी है लिस्ट कि चार कॉन्टिनेंट कैसे हैं, पांच कॉन्टिनेंट कैसे हैं, छह कॉन्टिनेंट कैसे हैं, सात कॉन्टिनेंट कैसे हैं। बट आई प्रेफर कि बाकी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और ये सात कॉन्टिनेंट्स याद कर लेंगे। ठीक है, फोर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, अफ्रीका, यूरेशिया एक हो गया, फिर अमेरिका एक हो गया, फिर अंटार्कटिका एक हो गया और ऑस्ट्रेलिया एक हो गया। चलो देखें एक बार मैप में। तो आपका जो ये वाला रीजन एक हो गया, दूसरा रीजन ये एक हो गया, तीसरा रीजन ये एक हो गया और चौथा आपका ये अंटार्कटिका वाला रीजन। आई होप इतना क्लियर होगा। ऐसे चार कॉन्टिनेंट्स बना दिए। और फिर उसके बाद अगर हम फाइव कॉन्टिनेंट्स बनाना चाहते हैं तो अफ्रीका अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और यूरेशिया अलग हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अफ्रीका वाले रीजन को अलग कर दिया। बाकी एक, एक, दो, आपका तीन, चार और ये फिफ्थ, ऐसे पांच बना दिए। अब फिर से आते हैं, अब छह कॉन्टिनेंट कैसे काउंट करते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दो अलग अलग कर दिए। तो अब हमने क्या किया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग अलग कर दिया। तो ये दो हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया और छठवा यूरोप और एशिया को मिलाकर ये सिक्स्थ बन गया। आई होप ये छह समझ में आ गए होंगे आपको। फिर उसके बाद हमने सेवन कॉन्टिनेंट्स काउंट करना है। तो अब सेवन कॉन्टिनेंट्स कैसे बना दिए हमने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए। फिर आपका यूरोप एक अलग हो गया, एशिया एक और अलग हो गया, फिर अफ्रीका आपका अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। ऐसे हमने साउथ कॉन्टिनेंट बना दिया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट फोर कॉन्टिनेंट कैसे कैसे बनाए थे अपन ने, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, फिर आपका यूरोप एशिया अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अंटार्कटिका। अब पांच कॉन्टिनेंट कैसे बनाए थे हमने, पांच में क्या किया था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग कर दे दिया था। तो वो बाकी ये आपके तीन अलग हैं, आपका यूरोप एशिया अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया अलग और अंटार्कटिका अलग। ठीक है, और फिर छह कैसे बनाए थे अपन ने, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया थर्ड, अफ्रीका फोर्थ, आपका ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ और अंटार्कटिका सिक्स्थ। अब सात कैसे बनाए, सभी को अलग अलग कर दिया, नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग, फिर आपका यूरोप अलग, एशिया अलग, अफ्रीका अलग, आपका अंटार्कटिका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, ऐसे सात कॉन्टिनेंट हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपके फाइव ओशियंस और सेवन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, फाइव ओशियंस कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहला पैसिफिक ओशियन, ये वाला और ये वाला रीजन आपका पैसिफिक ओशियन का है। फिर अटलांटिक ओशियन आपका ये है, फिर इंडियन ओशियन ये है, फिर आपका ये अंटार्कटिका ओशियन या साउदर्न ओशियन जिसे बोलते हैं, और ऊपर आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब अब आपका ये टास्क है, मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, आपका ये टास्क है कि आप ना ये बॉक्सेस के अकॉर्डिंग काउंट करके आएंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा सीरीज में लगा के लाएंगे कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो बॉक्स काउंट करेंगे इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके बताएंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है और बाकियों को सीरीज में लगा के लाएंगे। ठीक है, ये आपका टास्क है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो कॉन्टिनेंट्स में हमने पढ़े 4 से 7 हो सकते हैं, और लेकिन हम जनरली 7 पढ़ते हैं। आपको 4 5 6 7 कैसे होते हैं वो बता दिया मैंने, यहाँ पर हमने ये डिटेल में मैप में देख लिया। फिर उसके बाद हमने ये आपका होमवर्क है
जो आपको करके आना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि एशिया फर्स्ट नंबर पे है, और बाकी सबसे छोटा अगर आप काउंट करेंगे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में आपको दिख ही रहा होगा। चलिए ये आप करके आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं, ये कुछ आपको ओलंपिक्स जैसा दिख रहा होगा, ओलंपिक रिंग दिख रहे हैं ये, तो ये भी ना एक एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू मे हैव सीन 5 ओलंपिक रिंग्स ऑफ द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स द सिंबलाइज गैदरिंग स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द रिंग्स वाज चूजन रिप्रेजेंट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो ये कौन कौन से जगहों को दर्शा रहा है, इनहेबिटेड, जहां पर लोग रहते हैं उन कॉन्टिनेंट्स को। तो आपको ये कौन सा दिख रहा है, ये यूरोप जैसा दिख रहा है, मैप पहचानना आना चाहिए आपको, ये ये ये। तो आपको ये कैसा दिख रहा है, अमेरिका जैसा दिख रहा है, राइट। और ये कैसा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है आपको, अफ्रीका जैसा दिख रहा है। और ये एशिया जैसा। तो आपको मैप भी पहचानना आना चाहिए, और ये बेसिक नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अगेन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को इनहेबिटेड, जहां पर लोग रहते हैं उन कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं अपन आइलैंड्स पे। तो बच्चों आइलैंड्स क्या होते हैं ना, आइलैंड्स ना वो लैंड मास होता है जो कि चारों तरफ पानी से ढका हुआ होता है, चारों तरफ उसके पानी होता है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं, सिंपल लेमन वर्ड्स में ये। तो अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड्स, उसे हम आइलैंड्स बोलते हैं। तो जैसे हमारी कंट्री के पास मेजरली बहुत सारे आइलैंड, 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन मेजरली हमारे पास देखने को मिलता है, एक तो आपको लक्षद्वीप वाला और अंडमान निकोबार वाला आइलैंड ग्रुप देखने को मिल जाता है। द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, वो सभी लैंड मास को कवर नहीं करते, कुछ कुछ ना छोटे छोटे पोर्शन हमारे कहाँ रह जाते हैं, पानी के बीच में देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से फिर से है। ग्रीनलैंड जो है हमारा, वो सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का। ठीक है, यू हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रीच द साइज, मतलब इतना है कि हम इंडिया के 10 स्टेट, बड़े बड़े 10 स्टेट जोड़ेंगे तब जाके ग्रीनलैंड बनेगा। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा एक आइलैंड है, और इंडिया में 1300 से ज़्यादा स्मॉल ग्रुप आइलैंड्स हैं, मतलब हमारे पास 1300 से ज़्यादा आइलैंड्स अवेलेबल हैं, मैंने अभी आपको बताया था। जिनमें से 2 मेजर आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं, कौन से, एक तो अंडमान निकोबार वाला जो कि बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, और ये वाला रीजन अरेबियन सी वाला रीजन है, जहाँ पर हमें लक्षद्वीप देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। अब 1981 से क्या हुआ, इंडिया ने ना एक प्रोग्राम शुरू किया था, कहाँ पर, ताकि हम अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर पाए। किसको, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर देखते हैं अंटार्कटिका। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अंटार्कटिका एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ वहाँ पर कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट और हार्श एनवायरनमेंट। तो वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है और हार्श एनवायरनमेंट है। 1983 में इंडिया ने क्या किया, फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन वहां पर एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम रखा क्या, दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम रखा, दक्षिण गंगोत्री, 1983 में। उसके बाद हमने दो और बेस वहां पर एस्टेब्लिश किए। 40 अबाउट 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैव कंडक्टेड रिसर्च इन दिस फार अवे रीजन, स्पेशली ऑन द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट हैव लिव हैज अ लाइब्रेरी, इवन अ पोस्ट ऑफिस। तो वहां पर क्या करते हैं, हम क्लाइमेट के इवोल्यूशन और इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं वहां पर। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री हमारा क्या है, एक बेस है जो कि अंटार्कटिका प्रोग्राम में हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट जाकर क्या करते हैं, स्टेशन क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। क्लियर है इतना।
कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसे जस्ट जनरली याद रखेंगे, बट अगर आप बहुत डिटेल में याद रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये दक्षिण गंगोत्री एक साइंटिफिक बेस स्टेशन है हमारा अंटार्कटिका में, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा एक आइलैंड है, उसे याद रखिएगा। इंडिया में 1300 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं हमारे पास हैं, इसे भी याद रखेंगे। फिर ओशियन एंड लाइफ, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर द वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ अवर लाइफ। जो ओशियन है ना, एक वाइटल पार्ट है हमारी इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करता है। और क्या, वी हैव मेंशन्ड दैट ओशियन सेंड रेन। तो हमें पता ही है कि ओशियन क्या है, एवोपोरेशन होता है ओशियन वाटर का, जिसकी वजह से हमारे पास रेन यानी बारिश आती है। अर्थ वाटर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ओशियन फॉर इंस्टांस देयर विल बी नो रेनफॉल, अगर ओशियन नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। और सारी जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर डेजर्ट, सूखा देखने को मिलेगा। More than the half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora। फ्लोरा फोना मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ज़्यादातर ऑक्सीजन हमें कहाँ से देखने को मिल जाती है, ओशियन फ्लोरा से हमें देखने को मिल जाती है। तो इन्हें और क्या कहा जाता है, द प्लैनेट्स लंग्स भी बोला जाता है। ओशियन को क्या बोला जाता है, प्लैनेट का लंग्स भी बोला जाता है, फेफड़े भी बोला जाता है। द ओशियन देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट और सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट में, और अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, इसमें एक मेजर रोल ओशियन का भी है। ओशियन हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन अदर वेज। For early times people have used ocean seas to migrate। अब ओशियन का काम क्या होता था, माइग्रेट भी करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी ओशियन का यूज़ करते थे। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करते थे, अगर कोई मिलिट्री कैंपेन्स है उसके लिए भी करते थे। अब ओशियंस हमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं, फूड भी देता है थ्रू फिशिंग। फिशिंग हम जो करते हैं उसकी वजह से हमें फूड भी मिलता है, हमें नरिशमेंट मिलता है। और ओशियन क्या है, एक कल्चर भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हमारे कोस्टल एरिया वाले रीजन वाले लोग हैं, वो ओशियंस को पूजा भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है ना, गंगा रिवर को हम पूजते हैं, वैसे ही लोग ओशियंस की कहानियाँ भी बताते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। उनमें गॉड, सी गॉड और सी गॉडेस जैसे कॉन्सेप्ट भी चलते हैं। इवन सी मॉन्स्टर जैसे भी कॉन्सेप्ट चलते हैं कि ओशियन में कोई मॉन्स्टर भी होगा या फिर वहाँ पर खजाना छुपा होगा। ऐसी कहानियाँ हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो ओशियन क्या है हमारे लिए, क्या है, डेंजरस भी है और ब्लेसिंग भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि 8 जून को यूएन ने क्या किया था, ओशियन डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड ओशियन डे हम किस तारीख को शुरू करते हैं, 8 जून को हम वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट करते हैं बाय यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन क्या है, ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मेजर क्यों, क्योंकि ओशियन क्या है, मेजर रोल प्ले करता है हमारे प्लेनेट पे, चाहे ऑक्सीजन हो, मेडिसिन हो, फूड हो, बायोस्फीयर हो, इन सभी चीज़ों में ओशियन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ये डे क्यों मनाया जाता है, ताकि हम जागरूक हो पाएं कि आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं। आपका जो भी पॉल्यूशन, पॉल्यूट कर रहे हैं ओशियन वाटर को, आपका जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता है या जो भी वेस्ट होता है हम उसे ओशियन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ओशियन पॉल्यूट हो रहा है। अगर वो पॉल्यूट होगा तो हमारी जो ऑक्सीजन जो हमें अब तक मिल रही थी वो कम हो जाएगी, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो एक डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें जान लेने चाहिए। द अर्थ सरफेस हैज वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियन। जो अर्थ सरफेस पे बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। और जो बहुत बड़ा लैंड मास है उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ओशियन कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम ओशियन बोलते हैं, और बहुत बड़ा लैंड मास है उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओशियन आर इंटरकनेक्टेड। ओशियन कैसी है, इंटरकनेक्टेड, मैंने आपको बताया ही था। कॉन्टिनेंट्स में बी काउंटेड एज वेरियस वेज। और कॉन्टिनेंट्स को काउंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे हमने 4 भी काउंट किए थे, 5 भी काउंट किए थे, 6 भी काउंट किए थे, 7 भी काउंट किए थे। मोस्ट कॉमन काउंट इज 7, लेकिन हम मोस्ट कॉमन काउंट क्या है, 7, और इन सातों के नाम आप याद रखेंगे। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा लैंड है कंपैरेटिवली टू द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि आपके जो यहाँ से लगभग, कहाँ से, लगभग यहाँ से आपकी इक्वेटर जाती है, कुछ कुछ ऐसा। तो इसके नॉर्थ में आप देख रहे होंगे मेजर लैंड,
मतलब पूरे में आपको यहाँ ज़्यादातर लैंड देखने को मिलती है, जबकि साउथ में कंपैरेटिवली काफ़ी कम लैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर ओशियन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मैरीन लाइफ। ओशियन क्या है, सभी प्रकार की मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओशियन क्या है, सीरियसली अफेक्ट हो रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इसके लिए हमें मिलकर इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनिंग द टर्म्स कॉन्टिनेंट, ओशियन, आइलैंड, आई होप ये तीनों आप कर पाएंगे, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। लेट अस ड्रॉ विदाउट लुकिंग द मैप ऑफ दिस चैप्टर, ड्रॉ द कॉन्टिनेंट्स, फ्री हैंड शीट पेपर, देन द कंपेयर विद ड्राइंग मैप ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो आपको ये मैप में ड्रॉ करना है आपको ओशियन और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, लेट अस डू ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो, लेबल ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो आपको इस वर्ल्ड मैप में लेबल करना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो चलो एक बार मेरे साथ मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद आप कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स मार्क करना है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। ये कौन सा है, यूरोप। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। एक कॉन्टिनेंट और रह गया, कहाँ है वो, अंटार्कटिका। ठीक है, और इसे अंटार्कटिका। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, चलो ओशियंस पे आते हैं। ये कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, जो आपको दोनों तरफ देखने को मिलता है, इस तरफ। फिर सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न ओशियन, और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैरीन, मैरीन क्या होता है, रिलेटेड टू फाउंड इन द ओशियन एंड सीज, जो कि ओशियन और सीज में देखने को मिलता है। जैसे मैरीन वाटर, मैरीन लाइफ हमने पढ़ा था, तो उसे हम मैरीन बोल देते हैं। फ्लोरा क्या होता है, द प्लांट, फ्लोरा से फ्लावर मैंने याद करवाया था आपको। तो प्लांट लाइफ, पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम पे जो प्लांट लाइफ मिलती है उसे हम फ्लोरा बोलते हैं। फोना, सिमिलरली फोना क्या होता है, एनिमल लाइफ। एफ से फ्लोरा, एफ से फोना। तो फ्लोरा से फ्लावर याद रखेंगे, फ्लावर से आपको प्लांट समझ में आ जाएगा। फोना इसका अपोजिट यानी एनिमल्स के बारे में। आइलैंड्स क्या होते हैं, जो कि चारों तरफ पानी से सराउंड होते हैं। स्ट्रोम हमने पढ़ा, बैड वेदर, बहुत सारी रेन हो रही हो तेज हवा के साथ। साइक्लोन हमने पढ़ लिया, अ साइक्लोन इज अ लार्ज रोटेटिंग मास ऑफ एयर, लो प्रेशर सेंटर होता है। फिर सुनामी, अ वेरी लार्ज वेव इन द सी which destroys things when it reaches to the land, often cause the movement under the surface of the earth। मूवमेंट होता है और जिसे अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है। बे, सी, गल्फ, अच्छा ये वहां पर दिए थे। तो बे क्या होता है, अ ब्रॉड इनलेट सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। मतलब तीन तरफ से अगर ऐसे कवर कर रहा है तो उसे हम बे बोल देते हैं। सी क्या होता है, लार्ज बॉडी होती है सॉल्टी वाटर की, स्मॉलर देन द ओशियन एंड पार्शली कंपेरेटिव सराउंडेड बाय द लैंड। तो एक ओशियन से छोटी जो वाटर बॉडी होती है, जो कि लैंड के आसपास सराउंड कर रही होती है, उसे हम सी बोल देते हैं। फिर गल्फ क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सी नियरली सराउंडेड विद द लैंड। अब सी का पार्ट होता है जो कि लैंड से सराउंड करता है, उसे हम गल्फ बोल देते हैं। आई होप ये सारे जोग्राफिकल टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो, और एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, एक लास्ट रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास ओवर करते हैं। ओशियन और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना, और ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जाना। तो हमने ब्लू कलर जाना, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन लैंड को, और वाइट क्लाउड को। और फिर जाना कि 3/4 जो है हमारे पास वाटर अवेलेबल है टोटल अर्थ पे, 1/4 आपको लैंड मास देखने को मिलेगा। और लैंड मास को अगर फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो उसे हम
कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जो हमारे अर्थ का एक और नाम है जिसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली नेवी के एम्बलम के बारे में। फिर उसके बाद हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल देखे। फिर ओशियन लाइफ के बारे में जाना, फ्रेश वाटर के सोर्सेज के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने 5 ओशियंस पढ़े कौन कौन से होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। फिर उसके बाद हमने मैप में देखा कि पैसिफिक यहाँ है, अटलांटिक यहाँ है, इंडियन यहाँ है, और साउदर्न यहाँ पर है, और आर्कटिक ओशियन यहाँ पर है। फिर ओशियन में डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा, स्टॉर्म, साइक्लोन, सुनामी के बारे में डिटेल में जाना। एक सुनामी की इंफॉर्मेशन भी ली जो कि 2004 में इंडोनेशिया में आई थी। फिर हमने कुछ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा। फिर कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी ली कि हम कॉन्टिनेंट्स को 4, 5, 6, 7 इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेजरली हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं जिसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। ये हमने मैप में देखे सारे कॉन्टिनेंट्स। फिर यहाँ पर जो आपको होमवर्क दिया था उसमें भी देख लेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि ओलंपिक रिंग में एक एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि इनलैंड कॉन्टिनेंट्स हैं। इनलैंड कॉन्टिनेंट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया गया। फिर कुछ हमने आइलैंड के बारे में जानकारी ली। फिर जाना कि ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और इंडिया के पास 1300 से ज़्यादा स्मॉल आइलैंड्स हैं। फिर ओशन की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना कि ये रेन, ऑक्सीजन, आपके ओशियन फ्लोरा, और इन्हें क्या कहा जाता है, द प्लांट्स द प्लैनेट्स लंग, माइग्रेशन के लिए, फूड के लिए, और आपके ट्रेजर, गो कल्चर के लिए। ये सारी जगह ओशियन इंपॉर्टेंट है जो हमारी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अब फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जून 8 को क्या डिक्लेयर किया था, वर्ल्ड ओशियन डे डिक्लेयर किया था ताकि लोग जागरूक हों और उसे पॉल्यूट ना करें। फिर लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, फिर क्वेश्चन आंसर देखे, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स पढ़े, और फिर हमने यहाँ पर मार्क किया। एक आखिरी चीज़ रह गई है, उसके बाद हम ये क्लास करेंगे ओवर। चलिए, ये आपका होमवर्क था, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 हैं इसमें, 7 8 9 10 11 12, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो आपको इसमें लगभग 44 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया एशिया। ठीक है, फिर इससे बड़ा तो कोई और दिख नहीं रहा है, तो इसमें देख लेते हैं कितने, 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और इसमें 10 ब्लॉक्स देखने को मिल रहा है। फिर इसमें 4 4 2 जा 8, 12 16 17, नॉर्थ अमेरिका में 17, साउथ अमेरिका में 3 6 9 12 15 और 18 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में 3 2 जा 6 7 8 देखने को मिल रहा है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक रह गया बस, कौन सा, अफ्रीका। तो 4 8 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसमें 30 देखने को मिल रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है कौन सा है, उसके बाद हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, अंटार्कटिका देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें यूरोप। फिर उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ। अगर ये काउंटिंग में कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, अपन इसे ठीक कर लेंगे। बट ओवरऑल यही सीरीज़ है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद
अफ्रीका के बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आपको यूरोप देखने को मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ डाउट्स अभी भी रह जाते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। ठीक है, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं कि जो हटा देनी चाहिए या फिर ऐड कर लेनी चाहिए अपनी क्लासेस में, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।